एक और 11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। पल पल की खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और मीनाक्षी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थोड़ी देर पहले दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे से मिले, जो प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से अब से कुछ ही देर पहले ये मुलाकात हुई, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद एक दूसरे से मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया उन्हें। इस मौके पर रामनाथ कोविंद की पत्नी भी मौजूद थी और जैसा कि हमारे पैनल ने बताया कि थोड़ी देर बाद एक प्राइवेट मुलाकात भी होगी स्टडी रूम में, जिसमें रामनाथ कोविंद की पत्नी नहीं मौजूद होंगी, सिर्फ ये दोनों यानी कि रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद होंगे। उसके बाद ये दोनों आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू होगा उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और मीनाक्षी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल कि बग्घी में जाएंगे या फिर गाड़ी में। बिल्कुल, प्रेसिडेंट मुखर्जी हालांकि 2014 में बीटिंग रिट्रीट के वक्त बग्घी का इस्तेमाल कर चुके हैं, उस पर बात हम करेंगे। लेकिन आलोक जी, जो ये मीटिंग अभी हो रही थी इस कमरे में, प्रेसिडेंट मुखर्जी एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने यूपीए के दौरान भी 5 साल बिताया और अब यहाँ एनडीए के दौरान भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत ही सहज सरल उनका ये पूरा कार्यकाल रहा। किस तरह की कंट्रोवर्सी हमने नहीं देखी। लेकिन अब ये जो लम्हा है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत ही एक साधारण है, चूंकि कितना पुराना उनका अनुभव रहा। डिप्टी मिनिस्टर के समय से तो हमने भी उनको देखा। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में डिप्टी मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति बनना, बंगाल की राजनीति, उसके पहले तो वो राजनीति में सक्रिय थे ही, मंत्री बनने से पहले भी पढ़ाते भी रहे। उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन में उनका पढ़ने का रहा। आपने याद हो, 1-2 उन्होंने पुस्तकें जो अपने पुराने अनुभव हैं जो इंदिरा गांधी के समय के, उन्होंने पुस्तक रूप में उसको भी लिखा। बड़े ऐसे अध्यादेश जैसे मौके आए सरकार के साथ, लेकिन उनमें टकराव नहीं पैदा हुआ। विवादों की चर्चा जब आज के मीडिया में होती है, ऐसे समय में अब वो वापस क्या करेंगे, ये उनके लिए सचमुच में, चूँकि इतना सक्रिय राजनीति में रहने के बाद अब वो अध्ययन या लोगों को ज्ञान जैसे डॉक्टर कलाम करते थे वो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी अद्भुत क्षमता है, इतना व्यापक अनुभव है। वो शिक्षाविद भी हैं, राजनीतिक भी हैं, राजनयिक को जानते हैं और वित्त को भी। आज जितने ये फैसले हुए हैं नोटबंदी से लेके और दूसरे आर्थिक मामलों में, उनकी नींव उन्होंने रखी थी। तो नया यहाँ पर जो इंटरव्यू अभी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्ट रामनाथ कोविंद का चल रहा था, संघर्ष का जिक्र किया, आम आदमी का जिक्र किया, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ये कही कि संघर्ष वकालत में देखकर ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो नौकरी कर लेते हैं। आलोक साहब, देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पुराने हमारे राष्ट्रपति ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो भी अखबार बेचते थे, शंकर दयाल शर्मा जमीनी आए, राजेंद्र बाबू का तो बहुत ही माना जाता है, वो हाथ से सूत की कताई करके राष्ट्रपति बनने के बाद भी। तो हमारी परंपरा, भारत का राष्ट्रपति, मुझे लगता है दुनिया के, हम लोग जावेद भाई भी हैं तो आप लोगों ने देखा हो, जिस तरह से आप चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति देखें या ब्रिटेन की महारानी के पास चाहे वो है, लेकिन वो लोकतांत्रिक ढंग से इलेक्टेड नहीं है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति की हमारी परंपरा ऐसी रही है, जो आदर्श व्यक्ति समाज में आगे बढ़ते हैं, जमीन से ऊपर का आते हैं, उस परंपरा के तहत ही आज जो शपथ ले रहे हैं कोविंद जी। तो मुझे लगता है कि इससे गौरव, अंदर से एक अभिमान पैदा हो। जैसा उन्होंने कहा, दूर दराज कहीं बैठा आदमी सोचेगा मैं भी कुछ बन सकता हूं या मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और इस बात का जिक्र भी उन्होंने कहा था कि मैं उन सभी रामनाथ कोविंदों का प्रतिनिधित्व करता हूं। नौकरी से बड़ा ये काम है कि समाज में आप कुछ क्या अपना योगदान दे सकते हैं किसी भी रूप में। जी मीनाक्षी, और जिस संघर्ष का उन्होंने जिक्र किया, मैं खुद परौंक गांव गई थी, कानपुर देहात में, बहुत छोटा सा गांव है जो अब भारत के मानचित्र पर जगह पा चुका है, लेकिन वहां अब भी वो पीपल का पेड़ मौजूद है जो जिसका जिक्र वो कर रहे थे। हालांकि उनका जो पैतृक घर है वो एक मिलन केंद्र में तब्दील हो चुका है, लेकिन वहीं से हुई थी संघर्ष की कहानी जो आज इस शिखर तक पहुंच गई। जी सावंत सर, आपसे मेरा सवाल ये कि पूस की उस झोपड़ी से लेकर 340 कमरे के राष्ट्रपति भवन तक का सफर, अब एक सरल सा आदमी इस भव्यता में कैसे रहेगा, बड़ा दिलचस्प होगा ये भी देखना। यूं मीनाक्षी, ऐसा है कि 340 कमरों में अधिकांश तो कार्यालय में अतिथियों के लिए, इनके सबके लिए आवंटित है, और राष्ट्रपति तो स्वयं 2-3 कमरों में ही रहते 4 हैं। कमरे का और यही नहीं, बल्कि कुछ परंपरा ऐसी बन गई कि शुरू से ही ये लोग जो अतिथि कक्ष है पहले आके उसमें ठहरने लगे और फिर उसके बाद जो है अन्य स्थानों पर। संघर्ष की बात मैं बताऊं, मैंने भी वकालत किया थोड़े दिन पहले सेना में जाने से पहले, और चूंकि मैं फर्स्ट क्लास लॉ ग्रेजुएट था तो मैंने कहा मेरी वकालत तो अपने आप चमक जाएगी, किंतु ऐसा नहीं है।
उसकी जो विधि विधान उसका कुछ दूसरा है, जिसकी चर्चा अभी यहाँ तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ठीक ही कहा कि वकालत छोड़ दें, नौकरी कर ले, लेकिन अंततः वकालत में ही बने रहे और वहीं पर उन्होंने नाम कमाया। तो संघर्ष करते रहना चाहिए, और जो सतत रूप से संघर्ष करता है वही विजयी होता है। जावेद जी, यहाँ पर एक अहम बात ये भी है, संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुंचे, संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं। जब नाम सबसे पहले अनाउंस हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की तरह इसे देखा गया, दलित चेहरे को आगे किया गया, लेकिन अब आज से वो पूरे भारत के राष्ट्रपति होंगे। हाँ, और देखिए, जहाँ तक ये दलित का सवाल है, ये कोई पहली बार नहीं है कि दलित भारत का राष्ट्रपति हो रहा है। कोई दलित समाज से ताल्लुक रखने वाला, इसके पहले KR नारायणन साहब भी थे। इनके साथ ये जाति होगी, या जो भी राष्ट्रपति बनता है उसके साथ ये जाति होगी। ये सोचना कि जाकिर हुसैन है तो ये मुसलमान थे, कोविंद साहब या KR नारायणन थे तो ये दलित थे। अब ये पूरे भारत के राष्ट्रपति हैं, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो भी राष्ट्रपति बनता है या जो इन्हें बनाता है, जो भी पार्टी, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पे उसमें राजनीति होती है। वो राजनीतिक पहलू ये होता है कि वो सोचते हैं कि चलिए इससे वो समाज प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रणब मुखर्जी जब बने थे तो बंगाल में कांग्रेस पार्टी को तो नंबर 1 होना चाहिए, तो नंबर 3 है। प्रतिभा पाटिल बनी थी तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को सरप्राइज होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो ये ज़्यादातर मीडिया में और राजनेताओं में ये सब ज़्यादा चर्चा रहती, लेकिन ज़मीन पे इसका बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं होता कि पूरा दलित समाज वोट करने लगेगा या पूरे अल्पसंख्यक वोट करने लगेंगे या ब्राह्मण समाज वोट करने लगेगा क्योंकि कोई ब्राह्मण हो गया, ये ऐसा होता जी। मीनाक्षी, यही वजह है कि शायद किसी एक दायरे में समेटना किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या फिर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समेटना ठीक नहीं है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार 1 और 1:11 पर जारी रहेगा। और इस वक्त सीधे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, ये अपने आप में बेहद खास। आलोक जी, तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह से वो गरिमा हमारे मुख्यमंत्री साहब भी कर रहे थे कि इंग्लैंड की महारानी से अधिक हमारे यहाँ का उस पैलेस से भी ज़्यादा भव्य हमारा राष्ट्रपति भवन है। हम उस परंपरा को निभाते हैं कि हमारे यहाँ कितना गौरव हो। इसलिए आप देखें, व्हाइट हाउस भी इसके सामने छोटा है जी। और जब हमारे राष्ट्रपति निकलते हैं तो देश के 125 करोड़ लोगों को लगता है कि ये मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ये जो भावना है, जो आपने कहा कि इस फोटो को देख करके लगता है, और इसका जिक्र भी उन्होंने इंटरव्यू में किया। अच्छा, यहाँ पर अभी औपचारिकता भी है, प्रोटोकॉल भी है। सावंत सर, मैं चाहूंगी कि आप इन तस्वीरों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियाँ, उन पे उतर करके नीचे जो सम्मान गारद खड़ी है, अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सलामी मंच पर खड़े हो गए और उनको राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र दिया जा रहा है। ये देखिए, आदेश आपने सुना और बैंड की धुन बजी। मैं इसलिए शांत था ताकि बैंड की धुन आपको सुनने दूं। और जैसा जावेद जी ने कहा कि अब आज बग्घी नहीं है, वरना यही एक अकेली ऐसी बग्घी भारत में है जो 6 घोड़े जिसको खींचते हैं, और सबको या 2 या 4। ये राष्ट्रपति भवन में एक फिटन भी है जिसको केवल एक ही घोड़ा खींचता है, तो वो 6 घोड़े वाली। इस कार में बैठ रहे हैं, लेकिन इसमें बैठने का भी एक प्रोटोकॉल है, तरीका है। जी हाँ, अब आप समझिए कि राष्ट्रपति पहले बैठ गए हैं और अब आप जब यहाँ से चलेंगे तो राष्ट्रपति अंगरक्षक उनके अनुरक्षी बनेंगे, और एक दस्ता आगे एक दस्ता पीछे। उनके हाथ में जो नेज़े हैं वो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि यदि कोई शत्रु हो तो उसके पेट में वो भोंक दें। ऐसी स्थिति आती नहीं है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था तो पहले से की जा रही है, और यह केवल एक औपचारिकता है। राष्ट्रपति अंगरक्षक अभी आप देखेंगे बहुत ही गर्वीले, रोबीले, और उनके घोड़े जो हैं वो भी अपने आप में बहुत ही उन्नत नस्ल के घोड़े हैं। और जी, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब इस काली गाड़ी में बैठकर दोनों राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इलेक्ट और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, दोनों आगे अब क्या होगा इसके बारे में चित्ररंजन सावंत जी हमें बताएंगे। जी हाँ, और ये अभी आप जो एक स्तंभ देख रहे थे जो इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, ये अब दिखाई दे रहा है। इसका नाम जयपुर स्तंभ है।
इसको महाराजा सर सवाई माधो सिंह जी ने राष्ट्रपति भवन, जब जिसको वाइसरॉयज हाउस कहा जाता था, उसके लिए उन्होंने ये उपहार स्वरूप दिया था। और इसमें बड़े मज़े की बात ये है कि एक छोटा सा मानचित्र दिल्ली का बना हुआ है। यदि आप देखें तो दिल्ली वहाँ एक गांव सा लगता है यमुना के किनारे। आज की दिल्ली से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अब आप देखिए, ये इसको फोर कोर्ट कहते हैं, यानी राष्ट्रपति भवन के अगले भाग का हिस्सा। और ये राष्ट्रपति अंगरक्षक वो उसका चक्कर लगा रहे हैं, एक दस्ता आगे रहेगा, एक दस्ता पीछे, और राष्ट्रपति अंगरक्षक के जो कमांडेंट हैं वो भी वहीं पर रहेंगे। और ये समझिए कि ये एक औपचारिकता है, वरना आजकल के युद्ध में क्या अश्वारोही सैनिक का उपयोग होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और पहले बड़ी लड़ाई जो 1914 से 18 तक हुई थी, उसमें अंतिम बार अश्वारोही सैनिकों ने आक्रमण किया था, वो भी हाइफा में, और उसकी बड़ी चर्चा है। और फिर कभी और जब युद्ध के बारे में बात करेंगे। अब आप देखिए, ये विजय चौक की ओर धीरे धीरे उस ढलान पर आते हुए, जो 26 जनवरी की परेड में भी यहीं से लोग आते हैं, हमारे सैनिक, हमारे अधिकारी। रायसीना हिल, जी हाँ, इसको रायसीना हिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा गांव था रायसीना जिसका नाम था, और चूंकि पहाड़ी थी तो कुछ लोगों का विचार था पहाड़ी को खोद दो और फिर भवन का निर्माण करो। लेकिन लुटियंस है, जिसको लुटियंस भी कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, जो भौगोलिक स्थिति है ये यथा स्वरूप बनी रहेगी और उसी के अनुसार हम भवन बनाएंगे। जावेद जी, मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि ये तस्वीरें बार बार देखने को नहीं मिलती हैं, कई साल में एक बार। इसका ड्रेस रिहर्सल किस तरह से होता है, कैसे ये पूरी तैयारी की जाती है ताकि कहीं कोई चूक ना हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखाई देता है? देखिए, इसका ड्रेस रिहर्सल 2 बार हो चुका है। एक आखिरी हुआ था 2 दिन पहले, उसके पहले भी हर चीज़ मिनट टू मिनट कोरियोग्राफ्ड है, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल प्रोटोकॉल वालों और सिक्योरिटी के लोग इस ड्रिल को बार बार किया है ताकि बिल्कुल जैसे रट जाए। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और इम्तिहान के पहले रटंत विद्या कहते, बिल्कुल वैसे रट गए। आप दोनों साइड पे देखिए, सावंत साहब जैसे जिक्र कर रहे थे विजिट ये रायसीना हिल के, वहाँ फौजी ने अपनी एक लाइन बना रखी है। और आज ये अभी सादगी की, हम साधारण की कितने सादे हैं व्यक्तित्व है कोविंद साहब का, लेकिन ये जो सेरेमनी है ये भारत की शान और शौकत, उसकी आन बान का प्रतीक है। आप देखिए, किसी मुल्क का बादशाह को भी ये नसीब नहीं होता होगा, जो एक डेमोक्रेसी के जो हेड को आज हम चुन रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति को किस तरीके से, किस शान और शौकत से, कितनी इज्जत के साथ ले आया जा रहा है। आउटगोइंग राष्ट्रपति उनके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है, डेमोक्रेटिक परंपरा है, जिसको जो बहुत ज़्यादा मुल्क, स्पेशली हमारे अड़ोस पड़ोस के जो हैं, वो बहुत जल के बहुत लालसा से देख रहे होंगे कि ऐसी चीज़। आप देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर है। और जगह आप देखें तो इस ट्रांजिशन ऑफ पावर में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जेल चले जाते हैं। यहाँ देखिए कितना ये एक डेमोक्रेसी का कमाल है। आलोक जी, ये तस्वीरें, ये जो इस सेना के भी प्रमुख होते हैं जी, हम सवाल करेंगे क्योंकि ये तस्वीरें बेहद भव्य, इसके बारे में बताइए। इसके पीछे जो सबसे पहले एक सांची स्तूप के समान जो गोलाकार है, वो स्तूप है जो भोपाल के पास सांची है, वहीं के से प्रेरणा लेते हुए इन लोगों ने इसको बनाया। और वो जो काला काला आप देख रहे हैं वो कॉपर है, तांबा है, लेकिन समय के साथ जो है वो काला हो जाता है। तो ये पहाड़ी पर से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से सीधे ये सड़क, जिसको राजपथ कहते हैं, ये लगभग 3 किलोमीटर की है और नीचे तक जाती। लेकिन ये लोग इंडिया गेट नहीं जाएंगे अभी, विजय चौक से ही और बाएं तरफ मुड़ जाएंगे और संसद भवन की तरफ जाएंगे। तो ये रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, किंतु जैसा भी आपने सुना कि ये अपने आप में भव्य है, अनुपम है, अद्वितीय है। और यही नहीं कि ब्रिटेन की महारानी भी इस प्रकार से कहीं नहीं जाती हैं शपथ लेने, वो तो अपने बकिंगम पैलेस में ही ले लेती हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति रात में शपथ लेता है और वो भी खुले मैदान में, और ऐसा कोई ताम झाम
नहीं होता है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अच्छी परंपरा है जो चली आ रही है वाइसरॉय के समय से। वाइसरॉय जो कि किंग जॉर्ज V के प्रतिनिधि थे, तो जो सम्मान बादशाह को मिलना चाहिए, जॉर्ज पंचम को मिलना चाहिए था, वो वाइसरॉय को यहाँ उस समय दिया जाता था, क्योंकि जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे। 1911 में ही उन्होंने दिल्ली को राजधानी दिसंबर 11 में घोषित किया। अब देखिए कितना अच्छा स्वरूप है कि कार भी है, बीच में आधुनिकता है और दोनों तरफ अश्वारोही सैनिक। अब आप उनके बल्लम पर ज़रूर देखिए, जिसको हम नेज़ा कहते हैं, तो नेज़ा जो है वो ऐसी स्थिति में है, आराम की स्थिति में है, क्योंकि इस समय ये युद्ध की मुद्रा में नहीं है। और ये बहुत सेना अच्छा के भी जिक्र किया प्रमुख आपने, होते हैं। मेरा ख्याल है जब सावंत साहब भी बता ही रहे थे, ये चूंकि सेना के प्रमुख और न्यायपालिका, देखिए उस तरह के लोकतंत्र में आप जनता से चुने हुए हैं और सेना को भी वही तरह से वो चीफ कमांडर है। सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है राष्ट्रपति को, किंतु जो आदेश होते हैं वो रक्षा मंत्रालय के होते हैं। जंग का आदेश रक्षा मंत्रालय, सरकार फैसला। लेकिन अभी जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, ये कैसे ऐतिहासिकता और आधुनिकता एक साथ इस वक्त राजपथ पर दिखाई दे रही है, ये अपने आप में इसकी मिसाल है। बिल्कुल। अब आप समझिए, इस समय ये विजय चौक पर है और वहाँ रायसीना पहाड़ी से नीचे उतर करके आए हैं, और जैसा हमने कहा था बाएं तरफ मुड़ गए हैं। सामने संसद भवन दिखाई देता है। जब आप वहाँ बैठें, बीटिंग रिट्रीट में भी यही दृश्य रहता है। 200 गज की दूरी पे संसद भवन। जी हाँ, तो संसद भवन के का वो रास्ता लेंगे जहाँ पर कि वो उस द्वार की तरफ जाकर के कार रुके जहाँ पर कि अभी वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे हैं, और वो दरवाज़ा खोला जाए ताकि वो बाहर आए। ये भी औपचारिकता का एक उदाहरण है कि किस प्रकार से ये किया जाता है, और बहुत ही मंथर गति से जा रहे हैं। देखिए जी, जो भव्यता बतला रहे हैं आप राष्ट्रपति भवन की, और लुटियंस के दौर में ये भवन निर्माण हुआ, और जिस तरीके से जावेद साहब बता रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ ये कितना स्मूथ है। लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया की नज़र जब जब राष्ट्रपति भवन की दिशा में जाती है, तब तक ये भी महसूस किया जाता है कि व्हाइट हाउस भी ऐसा है नहीं, ना इतना बड़ा है ना इतना भव्य है। एक्चुअली व्हाइट हाउस तो इससे बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, और उसका रंग, चूंकि जब अंग्रेजों ने कनाडा की तरफ से अमेरिका पर आक्रमण किया तो व्हाइट हाउस को जला दिया था और वो एकदम काला हो गया था। तो उस कालेपन को दूर करने के लिए सफ़ेद रंग से उसको रंगा गया, और तब से वो व्हाइट हाउस कहलाने लगा। लेकिन हाँ, भव्यता इसका ये अनुपम है, अनुकरणीय है, और हम ऐसा दृश्य विश्व में शायद ही कहीं देख पाए। यकीनन। और जो जानकारी आई उसमें आई कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से निकाला गया कितने बजकर कितने मिनट पर शपथ ग्रहण होगा। 12:03 पर एंट्री होगी संसद भवन में, और उसके बाद जो एक पूरी प्रक्रिया है, 5 कुर्सी होगी मंच पे। सबसे ऊपर सबसे पहले राष्ट्रपति जो अब जा रहे हैं प्रणब मुखर्जी, वो बैठेंगे। उनके बगल में दाहिनी तरफ जस्टिस घेर बैठेंगे, फिर बाईं तरफ राष्ट्रपति कोविंद साहब बैठेंगे, और एक तरफ लोकसभा के स्पीकर, उपराष्ट्रपति। ये 5 कुर्सियां रहेंगी। लेकिन बहरहाल ये भव्यता जो आप देख पा रहे हैं, और खास तौर से ये लुटियंस का ही कमाल था, एडविन लुटियंस, जिन्होंने निर्माण किया था इस भवन का, और इसकी भव्यता समुचित। और रायसीना हिल्स जिसका जिक्र भी किया जा रहा था, दुनिया की सबसे बेहतरीन हिल्स में से एक है, और ये माना जाता है कि जो खास तौर से जो नज़ारा होता है, ये दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की इमारत को देखते समय आपके भीतर इस तरीके से स्थिति आ नहीं सकती है। किसी सपने की तरह लगता है, और ख़ास तौर से रात में जब ये जगमग होता है तो अद्भुत लगता है। तो ये एक नज़ारा है बहरहाल। लेकिन मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति जब शपथ लेने जा रहे हैं तो कई सवाल हर जहन में होंगे। इन सवालों को भी हम लोग टटोलना शुरू करें, उससे पहले ये बता दें कि दरअसल ये तकरीबन ये कितने, जावेद साहब, कितने किलोमीटर का रास्ता है? 1 किलोमीटर या उससे कम? ये 1.25 किलोमीटर का है, और एग्जैक्ट 10 मिनट, 9 से 10 मिनट में पूरा किया गया है। इसके 4-5 बार रिहर्सल हो चुके हैं। परसों आखिरी लास्ट रिहर्सल था। 12:03 पे ये वहाँ पहुँचेंगे पार्लियामेंट के मेन द्वार पे,
जहां उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्षा इनको रिसीव करेंगे। उसके बाद एक सेरेमोनियल प्रोसेशन के द्वारा ये रेड कार्पेट पे वॉक करके सेंट्रल हॉल जाएंगे और जैसे आपने बताया कि वहाँ 5 कुर्सी लगी हैं सेंट्रल हॉल के ऊपर। शपथ ग्रहण समारोह, इनको शपथ दिलाई जाएगी चीफ जस्टिस केहर द्वारा और शपथ के फौरन बाद राष्ट्रपति और जो नए राष्ट्रपति अपनी कुर्सियां बदल लेंगे। फिलहाल पहले राष्ट्रपति की कुर्सी में प्रणब मुखर्जी बैठेंगे और जब इनकी शपथ ग्रहण खत्म हो समाप्त हो जाएगा उसके फौरन बाद, शपथ लेने के फौरन बाद वो प्रणब मुखर्जी। देखिए 12:02 हो चले हैं और ये बस ये देखिए बिल्कुल पार्लियामेंट की पोर्च पे गाड़ियां रुक रही हैं। ये मेन पार्लियामेंट पोर्च तक ये पहुंच गए हैं। इनका जो गेट नंबर 5 दस्ता है, ये जो एडवांस दस्ता है देखिए ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। हाँ, नामांकन भी आपने याद हो जी, तो उसी समय किया गया। वो मुहूर्त के हिसाब से जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो मुहूर्त के हिसाब से 12 बजे के आसपास जो तय किया गया था तभी नामांकन भी किया गया और अब शपथ के लिए भी वैसा ही कोई मुहूर्त देखा गया है। यकीनन तो संसद भवन के बाहर पोर्च का हिस्सा जिसमें हम देख पा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उतरे हैं शपथ लेने से ठीक पहले, वो गाड़ी से उतरे हैं और सेना के तीनों अंगों की मौजूदगी, सलामी की पूरी प्रक्रिया और अब राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी जो अब वहां से एक लिहाज से कह सकते हैं ये आखिरी बार हम इस रूप में देख पा रहे हैं कि आखिरी वक्त है। तो ये संसद भवन के भीतर राष्ट्रपति और अब जो राष्ट्रपति होंगे कोविंद साहब जो शपथ लेंगे उनकी एंट्री हुई है और ये हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत बरस चाहे सांसद के तौर पर गुजारे हों लेकिन बीते 5 बरस में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण संयुक्त संसद को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने दिया होगा तो जाहिर उन्हें सब कुछ याद आ रहा होगा। और कल जब वो अपना एक आखिरी विदाई भाषण दे रहे थे तब भी उन तमाम स्थितियों का जिक्र कर रहे थे जो भारतीय राजनीति को किस तरीके से जिन मुद्दों के आश्रय कहीं ना कहीं किसी ना किसी इशू को खड़ा कर रहा है उस बात का जिक्र राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, पावर ना कहें बल्कि कहें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो नियुक्ति होती है और उसमें चुने हुए नुमाइंदे ही देश के चुनते हैं, वो पद एक ऐसा पद होता है जो सामान्य तौर पर संविधान पढ़ते वक्त नजर भी आता है कि शायद सबसे पावरफुल है, लेकिन चूंकि जो चुनी हुई सरकार होती है माना जाता है कि उसके हर प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति खड़े होते हैं। लेकिन एक फहरिस्त भी लंबी है बहुत, जिसमें हमको राजेंद्र प्रसाद भी याद आ सकते हैं, KR नारायण साहब भी याद आ सकते हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी आ जा सकते हैं। जब चुनी हुई सरकारों को उन्होंने इस रूप में कहीं चिताया था कि संविधान को आड़े अगर आएंगी, संविधान आड़े तो फिर चुनी हुई सरकार की दिशा में वो नया रास्ता दिखाने से हिचकेंगे भी नहीं। कई मौके आए ऐसे और शायद इसीलिए राष्ट्रपति किस रूप में रहे, कैसे रहे और किस रूप में चीजों को परिभाषित करते हुए आगे बढ़े और चुनी हुई सरकार को भी संविधान के पथ पर चलने के लिए लगातार उस दिशा में ले जाने की कोशिश करे। शायद इसीलिए राष्ट्रपति को इतना अलग थलग भी मौजूदा वक्त में समाज से इतर नहीं किया जा सकता है, चाहे ये कहा जाता हो कि वरिष्ठ पर। और शायद इसीलिए जब पहली बार ये बात सामने आई कि इस बार कौन होगा राष्ट्रपति, तो बहुत ही महीन तरीके से मौजूदा वक्त की एनडीए सरकार या कहें प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया कि रामनाथ कोविंद, तो उसके साथ ही समाज और देश में हाशिए पर पड़े समुदाय का जिक्र भी हुआ, दलित समुदाय का जिक्र भी हुआ और उसके बाद भारतीय राजनीति के भीतर उथल पुथल इस पद को भी लेकर देखा गया।